होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन चक्र के बारे में। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आए हुए थे कि भैया नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, इन दोनों के बारे में बता दीजिए। यदि आप क्लास 12th में हैं तो मैंने जब आपको पारितंत्र पढ़ाया था तब आपको पता है वहाँ पर मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल सब अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आई थिंक आपको याद होगा, मे बी, है ना। तो आज इस वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल बात करेंगे। और आप ऐसा मत सोचना ये वीडियो पुराना है, ये वीडियो आज का, ये ठंडी थोड़ा कम है बाहर, है ना, फैब चल रही है और आज 10 फरवरी है शायद। 10 फरवरी है आज, और इस कमरे में हीटर चल रहा है तो थोड़ा सा गर्मी भी लग रही है मेरे को। चलिए देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन मनुष्य तथा पौधे, पेड़ पौधे, है ना, मनुष्य तथा पौधे दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। दोनों के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, मनुष्य के लिए। जैसे मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य में जैसे आपने पढ़ा अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड। इसके बाद आपने पढ़ा एंजाइम, है ना, मांसपेशियों में भी नाइट्रोजन का उपयोग होता है। फिर आपका हो गया नाइट्रोजनी क्षारक, फिर आपका हो गया न्यूक्लिक अम्ल। बताइए यहां सब में नाइट्रोजन का उपयोग हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है ना। तो मनुष्य के लिए भी ये उपयोगी है और पेड़ पौधों के लिए भी है। कंफर्म याद हो रहा है ना, समझ आ रहा है ना। जब कहीं भी ना समझ में आए तो प्यार से मेरे पास चले आना, एक एक टॉपिक मैं आपको समझा दूंगा। और एक चीज आप लोग भूले मत, प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस रहते हैं, तो आप लोग प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं भैया, हाथ जोड़ के प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहां पर सभी वीडियो हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। हमें पता है कि वायुमंडल में क्या होता है, कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? 70%। कितनी? 70 ना, याद रखना, बहुत पीटेंगे। 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। कितने प्रतिशत? तो आपकी 78% जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में पाई जाती है। डन। अब देखिए पेड़ पौधे में क्या होता है। पेड़ पौधे में जो नाइट्रोजन होती है वो क्लोरोफिल वर्णक, है ना, क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक में नाइट्रोजन की अहम भूमिका होती है। और अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए ना पत्तियों के अंदर तो क्या होगा? पत्तियां टूट जाएंगी, झड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी, है ना, उनको क्षति पहुंचेगी, उनको हानि होगा। और अगर क्लोरोफिल वर्णक में नाइट्रोजन है, अच्छे से उपस्थित है, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अच्छे तरीके से होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका जो है इक्वेशन, याद रखना। 6 डिब्बा कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और 12 डिब्बा पानी लगता है। डन। फिर यहाँ पे क्लोरोफिल रहता है और यहाँ पे सनलाइट रहती है, याद रखना। फिर इसके बाद C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, 6 डिब्बा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और 6 डिब्बा ऑक्सीजन देता है। वायुमंडल से पौधा क्या करता है? 6 डिब्बा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और 6 डिब्बा ऑक्सीजन भेज दिया। लेकिन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी ये ऑक्सीजन भेज रहा होता है ना, जल के साथ भी ऑक्सीजन ये दे रहा होता है। लेकिन देखिए जल भी तो 12 डिब्बा ले रहा है ना, 12 जल के मॉलिक्यूल भी तो ले रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जल के ले ही नहीं रहा है। अब हमें पता है कि भैया प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोफिल बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 78%। और हमें पता है नाइट्रोजन जो है पौधे और जंतु दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है इसका साइकिल। साइकिल तो बिल्कुल सिंपल होती। बताइए आप लोग साइकिल सीखे हैं ना, साइकिल चला लेते हैं ना। मैं भी, पता है, मैं जब साइकिल सीख रहा ना तो मैं साइकिल ले लेकर के भाग जाता था, साइकिल खूब तेज चलाता था। और भाई 1-2 बार मैं ऐसे गिरा हूँ, साइकिल से ऐसे गिरा हूँ ना भाई, बता नहीं सकता। इतने जगह मेरे को लगा था
इस कदर लगा था। लेकिन क्या ही बताऊं, एक बार की बात है, मैं उस समय 7th या 8th में था। मैं गया था स्कूल, बारिश का मौसम था। तो क्या था, स्कूल जाने में, पता है गांव में रहता था तो क्या था वहाँ पे कि कच्चा रास्ता हुआ करता है, और उधर से कोई और आ रहा है, इधर से कोई और जा रहा है। तो मैं जा रहा था इधर से, उधर से बाइक भी आ रही थी। तो बाइक वाले को मैंने खड़ा होकर देखा, बाइक वाला निकल आया रोड से। रोड में पानी भरा रहता था तो उससे कोई नहीं जाता, किनारे से लोग जाते थे, तो मैं भी किनारे से गया। या क्या था कि रोड के किनारे में कुछ गड्ढा था, है ना, और उस गड्ढे में लोगों ने गोबर फेंक रखा था। उस गड्ढे में क्या था, मैं भी छोटा सा था 7th में, अब आप समझ सकते हैं क्या उस समय रह रहा होगा मेरे साथ। क्या था कि उस गड्ढे किनारे से मैं निकला, पता नहीं कैसे मेरी साइकिल फिसल गई और मैं पूरा उसी गड्ढे में गिर गया। 2-4 लोग दूर से देखे कि एक बच्चा उधर नीचे गिर गया, लोग मेरे को पहचानते भी थे, तुरंत आए दौड़ के मेरे को निकाले हाथ पकड़ के, भाई साहब मैं इतना जना मेरी साइकिल निकाले। अब मुझे लगा अब इतने प्यार से आए हैं तो ये लोग साइकिल को साफ वाफ भी कर देंगे, खाली वो लोग यार निकाल के मेरे को छोड़ के चले गए। अब मेन बात तो अब थी, अब मैं क्या करूं। अब मैं वहां पे खड़ा था, मैं सोचा यार कैसे जाऊंगा, साइकिल गंदी, वो एक थोड़ा सा होता है ना सेल्फ सेंट्रिक टाइप का कि लोग मुझे ही देख रहे होंगे, बोलेंगे अबे यार ये तो गिर गया, अबे हाँ देख 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 भाई गोबर लगा है। तो मैं कहा यार ऐसे लोग बोलेंगे मेरे को। फिर किसी तरह बहुत देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई, आसपास से जो है कागज वागज उठाया, पोंछा उसको, साइकिल में बैठा, फिर घर निकल गया चुपचाप। है ना, ऐसे होता है कच्चे रास्ते में पानी के समय, है ना। जो भी है बहुत ही अच्छा था। और देखा जाए उस हिसाब के, उस समय के हिसाब से मैं बहुत ही, है ना, ठीक था। और शैतानियाँ भी किया करता था, ऐसा नहीं है कि मैं शैतानी नहीं करता था, मैं बहुत शैतानी करता था, है ना। कभी डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को। आज देखिए यहाँ पे, अब देखिए जैसे जैसे हम देखते हैं पेड़ पौधे। अब इन पेड़ पौधों को भी नाइट्रोजन चाहिए, है ना। पेड़ पौधे, इसको भी मिटा देता हूँ ना मैं, फिर बताता हूँ। देखिए समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बिल्कुल समझना प्यार से। हमने देखा है कि 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में है। कौन सी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वायुमंडल में है कितने प्रतिशत, 78%, है ना। पेड़ पौधे को वो नाइट्रोजन चाहिए, है ना। तो पेड़ पौधे वो नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं ये समझना है। पेड़ पौधे कैसे लेते हैं, तो इसके लिए कुछ सहजीवी जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, कुछ सहजीवी जीवाणु होते हैं, सहजीवी जीवाणु। वो सहजीवी जीवाणु क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को पेड़ पौधे की जड़ों को दे देते हैं और उनकी जड़ों में रहते हैं, है ना। इनको बोला जाए, ये क्या करते हैं, तो ये इनको बोलते हैं, ये जैव स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं ये, तो ये जैव स्थिरीकरण करते हैं। डन। सहजीवी जीवाणु जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, राइजोपस, है ना, राइजोपस, और राइजोपस, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, है ना, राइजोबियम। तो ये सभी क्या है, ये सभी सहजीवी जीवाणु होते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को पेड़ पौधे की जड़ में डाल दिए। अब देखिए, अब ये जो पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों को सबसे पहली बात, रेड स्केच ले लेता हूं, ठीक है। इन पेड़ पौधों को कौन खाता है, बिल्कुल समझो, इन पेड़ पौधों को कौन खाता है, सिंपल, जंतु खाता है ना। इन पेड़ पौधों का पोषण कौन करता है, इन पेड़ पौधों को खाद्य पदार्थ के रूप में कौन उपयोग करता है, तो वो कर लिया जंतु। तो वो नाइट्रोजन कहां चली गई, जंतु के अंदर। फिर जंतु क्या होता है, जंतु की होती है मृत्यु। बताइए, जो भी जंतु है, जैसे हम लोग खाते हैं तो भाई अपन लोगों की मृत्यु होती है, लोग मर जाते हैं। जब वो मरा तो कहां गया, मरा तो कहां गया बताओ ना, उसको मिट्टी में दफना दिए, दबा दिए, जला दिए, है ना। उसको कहां पर दबाएं, मृदा में। देखो कॉन्सेप्ट समझना, पेड़ पौधे खाया कौन, जंतु, मर गया कहां पहुंचा, मृदा में। अब देखो
ये जो वायुमंडल की नाइट्रोजन थी ना, ये मृदा पे पहुंची एक और तरीके से। कैसे? आकाशीय बिजली तड़की। कौन सी बिजली? आकाशीय बिजली, है ना। जब आकाशीय बिजली आई ना, तो वायुमंडल की नाइट्रोजन जैव स्थिरीकरण के द्वारा क्या हुई? मृदा में आ गई। डन? बताइए, है ना सिंपल? बताओ, है सिंपल ना? और इसमें क्या देखने को मिलता है? एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ अच्छा, तो उसे हटा दीजिए, एक सेकंड में दे रहा, रुकिए। वो इंक उठा दीजिए मेरे को। ठीक है, चलिए। तो आकाशीय बिजली की वजह से नाइट्रोजन मृदा पे पहुंची, और फिर जैव स्थिरीकरण, है ना, जिसको यहां पे मैंने बोल दिया जैव स्थिरीकरण के द्वारा, और विनाइट्रीकरण के द्वारा भी नाइट्रोजन मृदा में पहुंच गई। अब क्या हुआ? अब जो है नाइट्रोजन, जो मृदा में जो नाइट्रोजन है, देखिए कुछ नाइट्रोजन भाग मृदा में भी है, तो वो मृदा की नाइट्रोजन वायुमंडल में कैसे जाएगी? मृदा में जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन है, वायुमंडल में कैसे जाएगी? तो वो जाएगी, एक क्रिया होती जिसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? तो विनाइट्रीकरण के द्वारा। अब ये ऊपर वाला फंक्शन है, बताइए इतना समझ में आया? आया समझ में? है कोई कठिन इसमें? बताइए, है क्या कठिन? कोई नहीं है ना? अब देखिए क्या है। अब ये पेड़ पौधे को जंतु खा लिए, अगर जंतु नहीं खाया तब क्या होगा? तब ये पेड़ पौधे की डायरेक्टली होगी मृत्यु। अब जब अगर जंतु नहीं खाएगा तो क्या होगा? एक समय बाद ये पेड़ पौधा खराब हो जाएगा भैया, मर जाएगा। बताओ, मरना तो सबको तय है, कोई जिंदा थोड़ी ना रहेगा हमेशा, कोई अमर थोड़ी ना रहेगा। बताइए, सबको तो मरना है, कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो नहीं मरेगा? तो ये पेड़ पौधा सीधे जाकर के मृदा में मिल जाता है, और विनाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में चला जाता है। डन? एक चीज और, मृदा के अंदर जैसे अमोनिया है, अमोनिया में भी N है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो मृदा के अंदर एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं अपन लोग अमोनीकरण, है ना, अमोनीकरण। और इस अमोनीकरण क्रिया के द्वारा क्या बनता है? तो इस अमोनीकरण क्रिया के द्वारा बनता है अमोनिया। मृदा के अंदर, मृदा के अंदर जो भी तत्व हैं आपस में क्रिया होती है अमोनीकरण की, जिसके द्वारा अमोनिया बनता है ना, NH3। बताइए, NH3 बोलते हैं कि NH4 बोलते हैं? बताओ, आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। NH3 तो मैंने लिख दिया, बताओ NH3 बोलते हैं NH4 बोलते हैं? ये अब सस्पेंस हो गया ना तुमको भी कि यार शायद NH4 तो नहीं बोलते हैं यार, NH3 तो नहीं बोलते। बताओ, सस्पेंस मत रखना कभी, याद रखना। और बायोलॉजी अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मुझे उम्मीद है, और मैं कभी आपको सस्पेंस रखने भी नहीं दूंगा यार, एक एक पॉइंट समझा दूंगा, बड़े प्यार से समझाऊंगा। डन? फिर देखो क्या हुआ। अब इस अमोनिया में भी थोड़ा सा है नाइट्रोजन, क्या है? इस अमोनिया में भी थोड़ा सा है नाइट्रोजन। तो इसका होता है अब नाइट्रीकरण। क्या होता है इसका? इसका होता है नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण नहीं, याद रखना, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण के द्वारा ये किस में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है नाइट्रेट में। और फिर ये नाइट्रेट कौन ले लेता है मिट्टी के अंदर से? वो ले लेता है सीधे पौधा। पौधा यानी कि पेड़ पौधा। ये देखो, तो ये पौधा आपका ले लिया। ये यहाँ पे जंतु था, अपने चाचा लोग थे, है ना। ये तो इंसान हो गया। और क्या बना दूं मैं? जैसे मैंने बना दिया बकरी। देखो बकरी की पूंछ, बकरी लग रही ना, हाँ तगड़ी लग रही बकरी, गर्दन से तो लगी नहीं रही है। हाँ अब लग रही ना बकरी। जूम जूम करके दिखा दीजिए भैया, बकरी लग रही कि नहीं? तो ये था आपका कार्बन, नाइट्रोजन साइकिल। बस यही साइकिल को बताना होता है कि किस प्रकार से नाइट्रोजन पेड़ पौधों से मनुष्यों में, मनुष्यों से फिर वायुमंडल में, कैसे ये एक साइकिल बन के चलता रहता है। जैसे आपको पता है, जैसे जो बिजनेस होते हैं ना, कोई बड़ा बिजनेस जिसका है ना, बहुत बड़ा बिजनेस, तो वो नहीं, एक व्यक्ति नहीं चलाता है, वो एक चेन बना देता है।
एक चेन, जैसे जम्मू कश्मीर से सामान आ रहा है उत्तर प्रदेश, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, 5 जगह पर स्पॉट बना दिए, 5 जगह पर स्पॉट बनाए, और वही स्पॉट पर सामान आएगा, वहीं रुकेगा, फिर वहां से उठ के यहाँ आएगा, वहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आकर के चला आएगा। अब उसको कुछ नहीं करना, जो जिसने स्पॉट बना दिया अब उसको कुछ नहीं करना, अब वो आराम से सोएगा, है ना, आराम से बतियाएगा, फोन से टाइपिंग करेगा, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेगा, है ना, अपने घर में बात करेगा, घूमेगा, घुमाएगा, गाएगा, सुनाएगा, प्यार करेगा, वो साइकिल बन गई, वो चलता रहेगा। जम्मू कश्मीर से 5 स्पॉट से रुक के सीधे माल यहाँ डिलीवर होगा, आ जाएगा। इसी तरह क्या है, ये साइकिल बन गई एक। अब ये साइकिल चलती रहेगी, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बैलेंस रहेगी जब तक इस साइकिल के द्वारा हस्तक्षेप ना किए जाए। पेड़ पौधे, मनुष्य और मृदा के द्वारा बीच में अगर 3 चीजों में हस्तक्षेप नहीं करोगे तो ये साइकिल बिल्कुल मस्त से चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम पेड़ पौधे सब समाप्त कर डाले तो फिर चीजें ऑटोमेटिक डाउन होने लगेंगी। तो आज के लिए यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पढ़ के मजा आया होगा। और भी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर वीडियो हैं, जाकर के देखिए, अच्छे से पढ़िए, अपने तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी सभी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, और रियल में बता रहा हूँ, आप सभी लोग ना दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे प्यारे बच्चे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फास्फोरस चक्र के बारे में, फास्फोरस साइकिल के बारे में। तो बताइए, आप सभी लोग तैयार हैं? जल्दी से बताइए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। और फास्फोरस साइकिल आज आपको इस वीडियो में इस तरीके से समझाऊंगा, मेरा 100% की मैं गारंटी लेता हूं कि पूरा और पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, फास्फोरस पेड़ पौधे और जंतु जो फास्फोरस लेते हैं ना, जैसे पेड़ पौधे मृदा से जो फास्फोरस लेते हैं वो अकार्बनिक फॉस्फेट के रूप में लेते हैं। क्या करते हैं, देखो बस समझना है अभी के लिए। पेड़ पौधे जो मृदा से फॉस्फेट ले रहे हैं वो अकार्बनिक फॉस्फेट है। अब पेड़ पौधा ये ले लिया अकार्बनिक फॉस्फेट, अपने काम में लगा दिया, डन। ये पेड़ था, मृदा से इसको मिला अकार्बनिक फॉस्फेट, इसने ले लिया। क्या मिला इसको? अकार्बनिक फॉस्फेट। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, अच्छे से समझना होगा, ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल में होगा, है ना, तो परेशान नहीं होने का, पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखने को, डन। अकार्बनिक फॉस्फेट इसने लिया। जब ये पेड़ की उम्र जैसे थी 50 साल, 50 साल बाद ये सड़ा गला, है ना, मर गया, मृत हो गया, तो ये सड़ गल गया। तो जब ये सड़ गल जाने के बाद इसके अंदर जो ये फॉस्फेट लिया था ना, अकार्बनिक फॉस्फेट, ये जैविक फॉस्फेट में बदल गया। ये इस पे पेड़ के अंदर कैसे फॉस्फेट में बदल गया? जैविक फॉस्फेट में। और जैविक फॉस्फेट इसके मरने के बाद फिर मृदा में मिल गया। ठीक इसी प्रकार से अकार्बनिक फॉस्फेट पेड़ पौधे लिया और पेड़ पौधे को खा लिया उपभोक्ता ने, है ना, उपभोक्ता ने खाया, तो फिर क्या हुआ, उपभोक्ता जब मरा, उपभोक्ता की मृत्यु हुई, तो वो सड़ा गला, और सड़ा गला फिर मिल गया मृदा में। तो ये साइकिल लगातार चलता रहता है। अब समझते हैं, देखिए फास्फोरस चक्र में कि प्राकृतिक भंडार चट्टानों में होता है। अगर देखा जाए फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कहाँ पर है, कहाँ पर फास्फोरस ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है, कौन इसका नेचुरल आपका जो है स्टोर कहाँ पर है, प्राकृतिक भंडार इसका कहाँ पर है, तो वो है चट्टानों पर, रॉक पर। ठीक है, चट्टान फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित करती हैं, याद रखियो। चट्टानें जो होती हैं वो जो फास्फोरस है ना, उसको फास्फोरस के रूप में संचित नहीं करती हैं, उसको फॉस्फेट के रूप में संचित कर लेती हैं। अब मेरे को आप लोग बताओ कि फॉस्फेट और फास्फोरस में क्या डिफरेंस है, आप लोग बताओ, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, छोटी सी बात है, इसको सभी लोग बताओ नीचे, अभी बताओ, डन। अब देखिए, इस फास्फोरस का उपयोग ना जीव भी करता है और जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और सेकंड पेड़ पौधों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? जीवों के लिए भी ये फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण है और पेड़ पौधों के लिए भी, है ना। फास्फोरस अगर जीवों के लिए देखा जाए तो
जैसे आपका न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में, आप लोग बताइए मेरे को, डीएनए आरएनए 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। पहला फॉस्फेट, पहला पाई जाता है पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजिनस बेस और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप पाया जा रहा है ना। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जीवों में सबसे पहले तो पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड में। और जीवों में जो फास्फोरस होता है वो कोशिका की मरम्मत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। फास्फोरस कोशिका की मरम्मत करता है और कोशिकीय क्रिया जो सेलुलर जो है सेल के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, सेलुलर फंक्शन का एक प्रमुख घटक होता है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस सभी ऊतकों, कोशिका की वृद्धि और उनका रख रखाव, उनका मेंटेन करता है। और एक चीज और, फास्फोरस हमारी हड्डियों और दांतों में भी तो पाया जाता है। बताओ, हड्डी और दांत में भी तो फास्फोरस पाया जाता है। बताइए कितना उपयोगी है फास्फोरस। सोचो, हड्डी, दांत और कुछ ऐसे जो है प्राणी होते हैं जो अपने ऊपर जो कवच बना लेते हैं ना, कवच, वो कवच भी बना लेते हैं किसका? आपका जो है फास्फोरस का, है ना। कुछ ऐसे जीव हैं जो बाहर से जो कवरिंग करते हैं ना अपने ऊपर, वो फास्फोरस की। अभी यहाँ पर क्या, यहाँ पर सेल है ना। यहाँ पे मरम्मत करने के लिए कौन जिम्मेदार रहता है? वो रहता है प्रोटीन। बताइए, अब अगर पौधे में देखा जाए तो पौधे में फास्फोरस सबसे पहले, याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। और अगर पेड़ पौधे में फास्फोरस अच्छी मात्रा में है ना, तो उसका जो बीज होगा, उसके बीज में कोई रोग नहीं होगा, है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसका बीज स्वस्थ पैदा होगा। और अगर पेड़ पौधे के अंदर अधिक मात्रा में फास्फोरस है ना, फास्फोरस का लेवल मेंटेन है, तो उस बीज का भार बढ़ जाएगा, बीज स्वस्थ पैदा होगा और पौधे में रोग व उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है ना। जो कीट रोधकता होती है, जो कीट आकर के उसको नुकसान पहुंचाते हैं, फास्फोरस की वजह से वो बढ़ जाते हैं। और फास्फोरस के प्रयोग से जड़ें तेजी से बढ़ती हैं और मजबूत जड़ें बनती हैं। देखो कितना उपयोगी है ना। तो जैसे हमने देखा फास्फोरस साइकिल में बिल्कुल सिंपल है कि जैसे उत्पादक है, हमने देखा मृदा से जो है कहां पर पहुंचा फास्फोरस? उत्पादक में, है ना, प्रोड्यूसर में। चलिए देखिए, उत्पादक में पहुंचा, डन। तो मृदा से क्या पहुंचा फास्फोरस? कहां पहुंचा? सीधे उत्पादक में। अब इस उत्पादक का प्रयोग कौन किया? तो इस उत्पादक का प्रयोग किया उपभोक्ता ने। तो फास्फोरस कहां ट्रांसफर हुआ? उपभोक्ता के पास चला गया। फिर जब ये उपभोक्ता मृत होता है या फिर ये उत्पादक मृत होता है, देखना साइकिल, जब ये उपभोक्ता या उत्पादक मृत होता है तब ये बनाता है अपरद, सड़गल जाता है। जैसे सड़गलता है वो स्मेल आती है ना, तो ये अपरद होता है, उसको बोलते हैं अपरद। मृदा के ऊपर जो कण बन जाते हैं, बॉडी के छोटे छोटे टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं अपरद, है ना। फिर ये अपरद क्या होता है? फिर ये जो अपरद बनता है उसी अपरद का होता है विघटन, है ना, विघटन। जब ये अपरद देखो क्या होता है, छोटे छोटे कणों में और टूटता है। पहले जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसको फेंक देते हैं, तो क्या होता है, पहले वो उसके छोटे छोटे पहले कुछ दिन तक पड़ा रहता है वो, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, जो है जो वायुमंडल में रहते हैं ना, जिनको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सफाई कर्मी, है ना, नेचुरल डिकम्पोजर, अपघटक जिसको बोलते हैं, वो अपघटक आते हैं, उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में खाना शुरू करते हैं, उसको तोड़ते हैं। फिर तोड़ने के बाद वो अपरद बनता है। फिर अपरद वो सीधे गिर जाता है मिट्टी पर। अब जब मिट्टी पर गिरा तो उसका अपघटन हुआ। अपघटन हुआ तो वो मृदा में पहुंचा किसके द्वारा? मृदा विलयन के द्वारा,
है ना, बारिश वगैरह हुई, वो सीधे पहुंच गया मृदा विलयन में। और मृदा विलयन से क्या हुआ, एक चीज समझना, मृदा विलयन से वो बहकर कहां कर, तो वो बहकर नदी में जाता है, और वो नदी से, यही फास्फोरस नदी से सीधे चला जाता है समुद्र में। नदी से कहां पहुंचा, समुद्र में पहुंचा। तो ये एक दूसरी घटना हो गई। अब वो मृदा विलयन सीधे पहुंच गया आपका चट्टानी खनिज में पहुंच गया, चट्टान बना लिया, चट्टानी खनिज में जाकर के सीधे बैठ गया। फिर ये चट्टानी खनिज टूटा, फिर इसका कौन उपयोग किया, तो इसका उपयोग कर लिया फिर उत्पादक, है ना। उत्पादक कौन है, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे इसका उपयोग कर लिए। बताओ है सिंपल कि नहीं, किसको किसको कठिन लग रहा है बताओ मेरे को। देखो इसको एक बार अच्छे से, एक बार इसको सही तरीके से देखो, इसमें क्या कठिन है बताओ मेरे को, बताओ। तो ये नदी से पहुंचा समुद्र में, सागर में, और सागर में ये आपका बना लेता है सागरी अवसाद के रूप में, यह इकट्ठा हो जाता है सागरीय अवसाद के रूप में, फास्फोरस वहां भी इकट्ठा हो जाता है। जी है आपका फास्फोरस साइकिल। बताइए, बोलिए, आया ना समझ में, है ना बिल्कुल सिंपल। देखो उत्पादक थे, इस मृदा को भी हटा दो अगर, तो उत्पादक थे, उत्पादक के अंदर था जो है फास्फोरस, फिर वो फास्फोरस को खाया उपभोक्ता ने, है ना। जैसे मैंने खा लिया जो है उसके पालक की पत्ती को, उस पालक से मेरे को फास्फोरस मिल गया। पालक को फास्फोरस कहाँ से मिला, मिट्टी से मिला। तो उत्पादक को फास्फोरस कहाँ से मिला, तो वो मिला मृदा से। अब मृदा को खाया कौन, उपभोक्ता, यानी कि मैंने, सॉरी उत्पादक को। पालक को किसने खाया, मैंने। अब जब मैं मृत होऊंगा तो अपरद बनेगा, या पालक को नहीं खाता, पालक मर जाती, अपने मन से सूख जाती, तो उससे भी अपरद बनता। अब वो अपरद सीधे कहाँ मिला, मृदा विलयन में मिला। जब वो मृदा विलयन में विघटन हुआ अपरद का मृदा विलयन में, तो मृदा विलयन में अगर ज्यादा बारिश हुई, नदी तालाब में चला गया, तो वो फास्फोरस सीधे पहुंच गया सागर में, और आपका सागरी अवसाद बना लिया। और अगर मृदा विलयन आसपास थी, सोखा, नीचे सोख गया, तो पहुंच गया चट्टानी खनिज में। फिर इस चट्टानी खनिज का जब विघटन हुआ, फिर ये साइकिल पूरा चलता रहेगा, और फास्फोरस लगातार ट्रांसफर होती रहेगी। तो ये है फास्फोरस चक्र। मुझे उम्मीद है आपको पढ़ करके बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए यहीं तक, अच्छे से पढ़िएगा, और कभी भी आपको कोई दिक्कत आए ना, तो याद रखना तुम्हारा बड़ा भाई बायो अमन तुम्हारे साथ है, तनिक भी परेशान नहीं होने को। अच्छे से पढ़ना, खूब मेहनत करना, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, भूलना मत, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। ऐसे मत सोचना कि मैं जब इनसे पढ़ता नहीं हूँ और मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ, मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। आप बिल्कुल, आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं ना, जितने भी लोग इंडिया के हर कोने से देख रहे हैं, आप सभी लोग मेरे छोटे और बड़े भाई बहन हैं, याद रखिएगा। समझ रहे हो ना, जितना मैं अपने छोटे भाई को प्यार करता हूं, अपनी बहन को प्यार करता हूं, उतना ही मैं आप सभी लोगों से प्यार करता हूं। तो कभी भी अपने आप को उदास और हताश मत होने देना, अच्छे से पढ़ना, हंसते हंसते पढ़ना, है ना। और हम हमेशा आपको हंसाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। आज के लिए यहीं तक। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सीखते रहिए, और भी सिखाते रहिए लोगों को। हमारे वीडियोस शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।